अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मारिया राना। नाजरीन, हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे डॉक्टर हसनैन जावेद। नाजरीन, मुल्क में तारीखी महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है। हफ्तावार महंगाई की शरह जो है वो 42% तक पहुंच चुकी है। शरह सूद में इजाफा हो चुका है, बिजली और गैस के बिलों में इजाफा हो चुका है। उसके अलावा महंगाई इन तमाम मामलात से बढ़ेगी। सागदार के हवाले से अगर बात की जाए तो वो मुकम्मल तौर पर नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर डॉलर को कंट्रोल करने के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें भी उनकी नाकामी आया है। उसके अलावा अगर बात की जाए IMF मुआहदे से तो वो भी अभी तक तहाल नहीं हो सका। और इसहाक डार की ओवरऑल अगर उनकी कारकर्दगी देखी जाए तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। और हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो सारी तरजीह उनकी अपोजिशन पर केसेस बनाने में वो अपनी सारी तवानाई लगा रहे हैं। और मईशत के हवाले से उनका कोई लाहे अमल, कोई पॉलिसीज वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रही। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो जो सियासी मामलात हैं तो उसमें नाजरीन एक सियासी PTI कारकुन है जिसका नाम अली बिलाल उर्फ जिल्ले शाह है, जो कि इमरान खान साहब का दीवाना वार फैन था। उस मासूम की जान चली गई और उसकी जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी पब्लिक न्यूज इदरीस शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इदरीस शेख बताएगा, PTI कारकुन अली बिलाल उर्फ जिल्ले शाह, एक मासूम जान चली गई, उसकी जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं है, कोई मुअम्मा हल हुआ है? अच्छा, बिल्कुल ये देखा हमने पाकिस्तान में आमतौर पर तो ये सामने आता है जितने भी सियासी कारकुन होते हैं वो इंधन तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तमाम तर जो सियासी तहरीकें होती हैं, कारकुनान जो हैं वो सड़कों पर मारे खाते हैं, डंडे खाते हैं, जबकि हलाकत भी इन्हीं की होती है। तो ये एक सियासी कारकुन ही इस तमाम तर सियासी जंग का ईंधन बने होते हैं, जो कि सियासी लीडर्स की जंग होती है। और तहरीक इंसाफ की इससे पहले अगर बात की जाए सानिया वजीराबाद, जहां पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, वहां पर भी एक शख्स की हलाकत हो गई थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि 25 मई को लाहौर से जो तहरीक इंसाफ की रैली निकली है, की आजादी मार्च जो निकला, जिसमें जो है उस वक्त इल्जाम आयद किया गया कि पुलिस की जानिब से बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया कारकुनों पर। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत जो तमाम तर लीडरशिप थी उन पर तशद्दुद किया गया, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई। तो उसी दौरान जो है हमने देखा कि लाहौर ही से ताल्लुक रखने वाले तहरीक इंसाफ के एक कारकुन थे फैसल अब्बास, दरियाए रावी के पुल से गिर कर उनकी हलाकत हो गई थी। फैसलाबाद में अगर हम कुछ माजी बईस की बात करें, इमरान खान की आमद पर वहां पर फायरिंग हुई, 3 अफराद हलाक हो गए। तो ये सियासी कारकुन जो होते हैं, जो कि अपने लीडरान के लिए, जो कि अपने रहनुमाओं के लिए निकलते हैं घरों से और दीवानावार, यही कहानी है जिल्ले शाह की, जो कि दीवाना था साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, और वो दिन रात वहीं पर मौजूद रहता था और जुनून था उसको तहरीक इंसाफ के साथ और उसको मोहब्बत थी। लेकिन जब दफा 144 का नफाज किया जाता है सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में, जिस दिन रैली का इनेकाद होना होता है, जो कि ज़मान पार्क से निकलनी थी और दाता दरबार तक जानी थी, तो इस रैली को जो है वहां पर चूंकि एक दफा 144 का नफाज था, इसलिए इसको रोकने के लिए पंजाब पुलिस मैदान में आ गई। जब पंजाब पुलिस यहाँ पर आती है तो वाटर कैनन हम देखते हैं, इसके साथ साथ आंसू गैस की शेलिंग देखते हैं। और इससे पहले किसी भी किस्म का इस सड़क को रोकने का बंदोबस्त नहीं किया गया। ये मरकजी तरीन शाहराह है लाहौर की, माल रोड से जो धर्मपुरा को मिलाता है केनाल रोड, ये वो रास्ता है जो ठोकर न्याज बेग समेत लाहौर के दाखिली रास्तों में अहम तरीन है। और मुगलपुरा, भगवानपुरा, धर्मपुरा, ये तमाम तर इलाकों को जाने के लिए इसी रूट को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर तो तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है वो कई महीनों से मौजूद हैं, लेकिन शहरियों की भी जो कसीर तादाद है वो उसको एक रास्ते के लिए इस्तेमाल करती है। तो जब पुलिस की जानिब से शेलिंग की जाती है तो आम लोग उसका शिकार होते हैं। तो ये ऐसी तो फुटेजेस अब सामने आ चुकी है कि वाटर कैनन जो इस्तेमाल किए गए, आम शहरी जो कि वहां से गुजर रहे हैं अपनी मोटर बाइक पर, वैसे पैदल जा रहे हैं, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाएगा। फरमाइएगा जी शेख साहब, फरमाइएगा कि अब इस केस के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट आया है। हम इसको अगर सिर्फ जज्बाती पहलू से ना समझें तो दूसरे पहलू से समझें कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके इख्तियार में दफ़ा 144 तो है, फॉर से अगर वो लगा भी दी गई है और मामलात जिस तरीके से भी मैटर थे और सब लोग इश्तियाल में थे या मुश्तइल थे या उनकी हिफाजत के लिए मामूर जो रज़ाकाराना तौर पर वहाँ पे जमगट्टा लगा हुआ है, और ऑफ कोर्स उसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक मूवमेंट और बाकी मामलात की वजह से भी तंगी है। अच्छा, आप ये भी मान लें कि ये मामलात हुए थे, उन्होंने थोड़ा सा ये शेलिंग तो आई डोंट नो हुई या नहीं हुई, आप बता सकते हैं, वाटर टैंकर्स का इस्तेमाल हुआ या बाकी चीज़ों का, लेकिन कहा जाता है कि जब वो वापस जा रहे थे तो एक जो है वो
काले रंग का जो है वो प्राइवेट कंपनी का डाला, वो डाला नहीं जिसका आप जो है वो बाकी जो ऑपोजिशन है या पीटीआई उसका जिक्र करती है। उन्होंने कहा कि उसने उसको हिट किया और उसकी हलाकत का सबब ये थी। यानी कोई पुलिस या पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो इस तरीके से बेईमाना तौर के ऊपर किसी का कत्ल नहीं कर सकती, ये कहा जा रहा है। ये सिर्फ मैं नरेशंस दे रहा हूँ। आप बताइए कि असलियत क्या है, ये मैटर जो नया टर्न है और जो आईजी साहब ने इसको पेश किया है, इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अहम सवाल किया है। सियासी कारकुन की जब हलाकत हो जाती है, जब वो अपनी जान से चला जाता है, तो ऐसे मामले को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ का वो कारकुन था, इस सिलसिले में ये एक पॉइंट हासिल है तहरीक इंसाफ को। और चूंकि उस दिन दफा 144 की खिलाफवर्जी पर पुलिस की जानिब से एक्शन किया गया, इसलिए तहरीक इंसाफ की जानिब से निगरान हुकूमत पर, आईजी पंजाब पर इस तरह का जो इल्जाम आयद करना वो बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन सबसे अहम तरीन बात यह है जो कि आपने बात की कि इसकी एक इंतहाई गैर जानिबदाराना तफ्तीश बहुत जरूरी है। वो तफ्तीश इसलिए भी जरूरी है कि इसको सियासी रंग ना दिया जाए। वो एक सियासी कारकुन तो था जिल्लेशाह, लेकिन वो किसी घराने का वो चश्मो चिराग भी था। कोई माँ बाप है जिनकी आंख का वो तारा था। इस सिलसिले में अगर तो तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन किसी बंदे की गाड़ी से हिट होकर उसकी हलाकत हुई है, तो इस सिलसिले में भी तमाम तरह हकायक को सामने लाया जाए। इसके साथ साथ जो है अगर वो पुलिस की तशद्दुद से उसकी हलाकत हुई है तो उसको भी सामने लाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात सामने रखी जाए कि एक ऐसा कमीशन तश्कील देने की इंतहाई जरूरत यहाँ पर समझी जा रही है जिसकी फाइंडिंग्स को, जिसकी रिपोर्ट को तहरीक इंसाफ भी माने और निगरान हुकूमत भी माने। ऐसा ना हो कि एक उसके लिए 3 रुकनी कमेटी, एक जीआईटी तश्कील देखी थी पंजाब को। अगर मैं एक स्टेप और जाऊं, फॉर एग्जांपल, ये आमने सामने हो जाते हैं। अच्छा, जज्बाती लोग हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है वो झमघटा है, पूरा जमान पार्क उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और उसके ऊपर जो है वो तमाम सड़कें भी जो है वो ब्लॉक हैं। रिटेलिएशन के मुकाबले में वो कोई मुश्तइल होकर वो आगे आ भी जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा डंडे का निशान या बाकी थोड़ा सा तशद्दुद हो सकता है। वाटर टैंकर लगे या शैलिंग हुई या नहीं हुई, दैट्स अनदर केस। बट इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि जैसे आईजी पुलिस ने रिपोर्ट पेश की कि एक डाला था जो कि प्राइवेट कंपनी का था और वो किसी को दिया गया था कि चलाने के लिए, और वो जो है वो वहाँ से मूव हुआ और वो पहले उसको सर्विसेज ले गया। अब कंटोनमेंट का एरिया जो है वो कहीं करीब में पड़ता था, लेकिन उसको वो सर्विसेज लेकर चले गए जहाँ बाहर हो गए। अच्छा, अब पॉइंट यहाँ पर समझ में आता है कि ये ज़रूरी तो नहीं है कि इसको जो है वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना दिया जाए, क्योंकि माजी में भी तो 14 कत्ल हुए थे, तो उसको वो तो क्लियर कट एक इंडिकेशन थी जिसके ऊपर समझ में आया जाता है। लेकिन यहाँ पर मौत होना, ये पुलिस के ऊपर डालना, ये एक बड़ा संगीन मैटर है। फरमाइएगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। और इसके साथ जो आपने साइटेशन दी है 14 अफराद के कत्ल की, जुलाई 2014 को जो वाकया था लाहौर में माल्टोन में पेश है, उस सिलसिले में भी ताहाल केसेस तकरीबन 9 साल से ज़ेर इल्तवा है लाहौर की अदालतों में। एक छोटी सी मासूम बच्ची सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी, बिस्मा अमजद नई जीआईटी बनाएगी उसकी दरखास्त पर, वो भी मुअत्तल है। तो आपने ये जो कहा कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग, देखिए जिस घर का वो चश्मो चिराग चला गया, माँ बाप की आंखों का तारा जो चला गया, उनको वो दोबारा नहीं मिलेगा। तो इस सिलसिले में शफाफ इनक्वायरी की जरूरत है और ऐसा कमीशन लाजमी तौर पर तश्कील देने की जरूरत है जिस पर तहरीक इंसाफ भी एतमाद का इजहार करे। बिल्कुल। और मौजूदा अच्छा इदरीस साहब, एक सहाफी जोहेब काजमी साहब की जानिब से एक क्लिप वायरल किया गया है जिसमें वो कह रहे थे कि वो दफा 144 के दौरान उन्होंने प्रिजन वैन में अली बिलाल के साथ बातचीत की थी। उस क्लिप से मुतालिक आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, जोहेब काजमी साहब की जानिब से वो एक वीडियो बनाई गई थी, एक पुलिस वैन है, उससे मुतालिक उनका ये कहना था कि ये अली बिलाल को, जिल्ले शाह को जो है पुलिस गिरफ्तार करके लेके जा रही है। तो उस सिलसिले में जो हतमी बात है वो तो जोहेब काजमी ही बता सकते हैं। हमारे बहुत अच्छे कोलीग हैं, बहुत अच्छे हमारे रिपोर्टर साथी हैं, तो अपना जो उनका दावा है उसके बारे में तो वाज़ेह तौर पर वही बता सकते हैं। लेकिन इस सिलसिले में आज जो वज़ीर आला पंजाब और अफसोसनाक बात है कि एक आम वर्कर जो है उसकी तो जान जाती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर इसी तरीके का वक़ुआ अगर करना होता और ये मुमकिन होता कि पुलिस को खास कार्रवाई करनी जाती है तो क़यादत में से किसी को पकड़ती ना, तो किसी एक ऐसे आदमी को जिसका जो है वो ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है और एक मासूम आदमी है, तो पुलिस ऐसा जानबूझकर ऐसा तशद्दुद क्यों करेगी? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जिसको आईजी साहब ने भी और ये जो है ना कैबिनेट ने भी इसको टेकअप किया। अच्छा बिल्कुल, डंडे अगर पड़ते हैं तो वो कारकुनों को ही पड़ते हैं।
और खुद सोजी भी अगर करते हैं तो कारकुन ही करते हैं। तशद्दुद भी कारकुनों पर किया जाता है और सारा कुछ उनके साथ किया जाता है। अगर कोई इससे बच जाता है तो बिला तफरीक इस मामले में जो सियासी लीडरशिप होती है वो बच जाती है। और इसमें मैं किसी एक सियासी जमात की बात नहीं करता, वो चाहे तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, अगर नुकसान किसी का होता है तो वो कारकुन का ही होता है। तो ये जो तमाम लीडरशिप होती है उनके साथ इस तरह पॉइंट टेकन अदील शेख साहब, मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ ये जमहूर जो है वो मरने के लिए पड़ी है और इसके अलावा उनका कुछ नहीं हो सकता। जी ठीक है, नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ इदरीस शेख हमारे साथ मौजूद थे। अली बिलाल के हवाले से जो भी अपडेट्स हैं वो शेयर कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। रहनुमा तहरीक इंसाफ बिलाल गफ्फार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी थैंक यू सो मच सर सबसे पहले तो बताएगा जो पीटीआई कारकुन अली बिलाल उर्फ जिले शाह जो के हलाक हो गए, डेथ होगी, उनकी अभी तक मुअम्मा बना हुआ है। दोनों जानिब से मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ का क्या लाहे अमल होगा उस मासूम के इंसाफ के लिए? देखिए जितनी इसकी मजम्मत की जाए कम है। ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का आइडियल केस है और इसमें हमारे जो पीसफुल वर्कर्स हैं के ऊपर तशद्दुद किया गया और उनको जान से मार दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपके सामने है, 26 जगह से उनको तशद्दुद किया गया। और अब मुझे बड़ा अफसोस से करना पड़ रहा है कि जो पीडीएम की हुकूमत है और इनके सहूलतकार है वो अब इसको इस एंगल को कहीं और लेके जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई हादसा हुआ, ये हुआ है। सबके पास वीडियोज हैं कि उसको पुलिस पकड़ के गई, वैन में बैठा था और उसके बाद 2 घंटे के बाद उसकी लाश मिली। तो ये तो पीडीएम की हुकूमत जो कर रही है, ये जो हरकतें कर रही है, कहीं भी डेमोक्रेसी में होता नहीं है। डॉक्टर साहब अच्छा बिलाल साहब फरमाइएगा, क्योंकि आप क्योंकि हल्के की सियासत भी जानते हैं, आप पीटीआई की सदारत भी रखते हैं सिंध के अंदर और साथ में आप एक मईशतदान भी हैं। सो अब आपके सामने जो माशी नंबर है इस टाइम पर, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये क्या हालात हैं सर? ये किस तरफ ले जा रहे हैं? एक्सपोर्ट सेक्टर और किसानों की सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है, आईएमएफ की शराइत सख्त होती जा रही हैं और ये सारे मामला जो आपके क्वेश्चन थे वो सब ख़त्म होते जा रहे हैं। मोटरसाइकिल्स भी जो हैं वो आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, मेडिसिन जो हैं वो दूर होती जा रही हैं और हर चीज़ के अंदर प्राइस जो है इंक्रीज़ होती जा रही है। 25% जो है जीएसटी टैक्स बढ़ गया है और अभी तक आईएमएफ से डील जो है वो क्लोज नहीं हुई। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए पिछले अगस्त यानी अगस्त 2022 से हम ये सुन रहे हैं कि आईएमएफ के साथ डील हो रही है। एज ऑफ नाउ टुडे आज तक आपकी आईएमएफ से डील नहीं हुई और आईएमएफ की डील पे हम अनसर्टेन है कि आईएमएफ की डील कब हो रही है। आपने इसाक डार को सुना टीवी पे कि उसने कहा कि आई डोंट गिव अ टाइम टू आईएमएफ और आईएमएफ आई डोंट केयर अबाउट आईएमएफ। ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस था। ये टाइमली एक्शंस नहीं लिए गए, राइट डिसीजंस राइट टाइम पे नहीं लिए गए कि आज आपका इकोनॉमी जो है वो पूरा कियोस हो गया और इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है। आज सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के नंबर्स आए हैं और जो वीकली इन्फ्लेशन है वो 42.4% है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा महंगाई है। और आने वाले दिनों में आपकी महंगाई मजीद बढ़ेगी क्योंकि जो इन्होंने डिवैल्यूएशन किया है, जो इन्होंने जीएसटी बढ़ाया है, जो इन्होंने एनर्जी के प्राइसेस बढ़ाए, तो आने वाले दिनों में महंगाई मजीद बढ़ेगी। आपका एक्सपोर्ट जो हमारा दौर में $3 बिलियन $2 बिलियन से नीचे आ गया है। आपने कल देखा रेमिटेंस का नंबर जो हमारे दौर में $32 बिलियन यानी तकरीबन $2.5-3 अरब सालाना आ रहा था, कल $2 बिलियन से नीचे चला गया। तो हमें तकरीबन इस महीने 8 महीने में इस फिस्कल ईयर में हमें तकरीबन $2.5 अरब का तो रेमिटेंस शॉर्टफॉल है। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव में चली गई, 3.7% नेगेटिव है, जो हम 11% पॉजिटिव छोड़ के गए थे। आप जो सेक्टर देखें, अच्छा ये जो जब से ये 11 महीने हो गए इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, पीटीएम की हुकूमत को, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि जो आपका जो इंडस्ट्री में एक्सपेंशन हो रहा था वो एक्सपेंशन बंद। अच्छा सर, यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल करना चाहता हूँ बिलाल साहब, आपको आपके इल्म में होगा 3.5 साल पहले जब आपकी हुकूमत भी थी, मैं तब भी ये सवाल उठाता था कि नेपरा जो आपको जो है वो क्वांटम ऑफ ग्राफ बनाकर देती है
और उस ग्राफ के मुताबिक जो है वो बिजली की सारी तरसील का बताती है। हमाद अजहर साहब उस वक्त थे, और जिस वक्त मैं उस वक्त भी इनके ऊपर क्रिटिसिज्म करता था कि वो सही तरीके से नापरा की जो है सजेशंस को नहीं मान रहे, और वो अपने तरीके से अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया करते थे, जिस तरीके से IPP का कर्ज जैसे अब आप 2500 अरब के करीब हो गया। अच्छा, मैं उस तक नहीं जाता। सर ये बताइए कि नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो बरामदी शोबे की बिजली है वो 12 से 13 हो गई है, और इसी तरीके से बरामदी और किसानों के लिए जो बिजली है वो 65 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म कर दी गई, और किसानों के लिए जो बिजली है वो 3.60 रुपए फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। इसके बाद आप ज़राअत को कैसे देखते हैं, और सनती यूनिट जो है वो आपने देखे होंगे कि बेशुमार बंद हो चुके, और फैसलाबाद तकरीबन बंद हो गया, और फिर जो है ये सारी सियासी जमातें वहां पर आके करेंगी कि हम आपके फैसलाबाद को रोशन कर देंगे। ये रोशन कैसे करेंगे सर? आपने बहुत इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट सवाल पूछा है। आपने याद होगा कि यही फैसलाबाद था जहाँ पे टेक्सटाइल का हमारे जमाने में इतना बूम था कि टेक्सटाइल के लेबर्स की जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स की शॉर्टेज हो गई थी। देखिए, हमारे पास फिस्कल स्पेस था क्योंकि हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बहुत बेहतर था, तो हमने टारगेटेड सब्सिडीज दी। जो इन्होंने अभी 5 सेक्टर्स को, जो जीरो रेटेड सेक्टर्स पे जो हमने सब्सिडीज दी, हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, टारगेटेड सब्सिडी आपने दी थी, जो इन्होंने सब्सिडी खत्म कर दी। अब इससे ये होगा कि जो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं उनको अब अफेक्टिव ही नहीं रहेंगे। कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो उनको हमने दिया था वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो गया है। देखिए, हमेशा पूरी दुनिया में होता है क्रॉस सब्सिडीज मॉडल, कि जहां आपको एक जगह सब्सिडीज देनी होती है तो आपको दूसरी जगह से आप उसको कलेक्शन करते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप महंगी बिजली पैदा करें और आप सस्ती बिजली दें। और आपने देखा होगा कि ये जो पिछले बिलाल साहब, यहाँ पे आप ही के सवाल से मैं एक बात उठाना चाहता हूँ। जब फिक्स टारगेट सब्सिडी आपने दी थी, और मैं इसका यानी शायद हूँ क्योंकि 5.5 था, और उस वक्त जो थी सारी की सारी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो चेयरमैन थे, और इसी तरीके से कराची से भी बेहतरीन आवाजें आ रही थी। जो टारगेटेड सब्सिडी थी उससे IMF को कोई इशू था? आप ये मुझे तो ये इल्म है कि वो नहीं था। अब जब टारगेटेड सब्सिडी इन्होंने खत्म की और इन्होंने जो है वो स्टेट प्राइस रख दी कि सब लोग 20 रुपए के ऊपर जो है वो पर यूनिट लेंगे, जब ये इन्होंने फिक्स किया तब से नुकसान शुरू हो गया और इसहाक डार वहां पे फ्लॉप हो गए। IMF को टारगेटेड सब्सिडीज पे कभी भी इशू नहीं था। IMF को इशू ये था कि आप जो पावर टैरिफ है उसको रैशनलाइज करें। आप महंगी LNG मंगवा रहे थे और आप सस्ती बेच रहे थे। IPPs पे जो आपके इम्पोर्टेड फ्यूल पे बिजली पैदा हो रही थी वो महंगी बिजली पैदा हो रही थी और आप सस्ती बेच रहे थे। आपकी जो डोमेस्टिक गैस में जो है ना प्राइस रैशनलाइजेशन की बहुत जरूरत थी, जो हमने किया। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी जो है ना प्रॉब्लम ये थी कि जो IPPs के जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे पिछले दौरों में, उसमें एक था आपका कैपेसिटी पेमेंट्स, तो 6 से 8 रुपए पर यूनिट तो कैपेसिटी पेमेंट्स थे। आप उनसे बिजली ले या ना ले, लेके आपको सारिफीन से वो 6 से 8 रुपए रिकवर करने हैं। प्रॉब्लम ये था कि आप बिजली पैदा नहीं कर रहे थे, आपके पास तेल मंगवाने के लिए पैसे नहीं है। तो इन्होंने तो पूरा पावर सेक्टर में आज रिपोर्ट आई है कि आपके जो रिकॉर्ड जो है वो सर्कुलर डेट पहुंच गया है। देखिए, आपने पावर रैशनलाइजेशन है, पावर टैरिफ को रैशनलाइजेशन करनी है। आपने सब्सिडीज जो आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में उसको आपको सब्सिडीज देनी है। लेकिन इसमें आपका जो किसान है वो तबाह हो जाएगा। आपका एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं कि हमारे जो बांग्लादेश, अच्छा, ये तो साफ नजर आ रहा है सर, एक्सपोर्ट बेस तो आपकी खत्म हो गई। पिछले दौर के अंदर जो 10 साल के जो बीज थे, वो जो पुराने बीजों को इस्तेमाल होते थे, उसके लिए भी जो है वो 7 शहरों में बैंक बनाए गए थे। काफी सारे रिफॉर्म्स वाली साइड पर जा रहे थे। फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी काम किया था। फखर इमाम साहब भी बहुत बेहतरीन तरीके से इसके अंदर इनपुट कर रहे थे। ये बात तो दुरुस्त है, और टेक्नोक्रेटिक सेटअप अगर आ जाता और खान साहब के दौर में आ जाता तो बेहतरीन है। जिस तरीके से आप एक खुद सियासत भी कर रहे हैं, हल्के की सियासत भी कर रहे हैं और एक मईशतदान भी हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि मेन जो वजूहात हैं आपकी जो खसारे के अंदर, जिस तरीके से आपको याद होगा 1991 में इंडिया जो है वो $6 बिलियन से कम था, और $6 बिलियन से बिल्कुल कम होकर जिस तरीके से हमारा खसारा जो है वो फॉरेक्स एक्सचेंज का तकरीबन 2.9 के ऊपर आ गया, इसी तरीके से इंडिया जो था वहां से उठ के $600 बिलियन से भी तजावज कर चुका है। उसकी आबादी भी बहुत ज्यादा है अब, लेकिन एक मनमोहन सिंह की पॉलिसी ने उसको जो है वो वापस स्टेबलाइज कर दिया। यानी पिछली गवर्नमेंट के अंदर IT सेक्टर के अंदर आप लोगों ने कंप्लीट टैक्स वेवियर दे दिया 50% को, उसको वो इंडस्ट्री 100% पे जा रही थी। इन सब ने यानी जो आपकी जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री
और आपकी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री और इन सारी इंडस्ट्री के ऊपर भारी जो है वो टैक्स भी लगा दिए, एग्रीकल्चर पे भी लगा दिए, तो फिर मुल्क तरक्की कहां से करेगा? और आईएमएफ की शराइत पूरी हो भी जाए और आईएमएफ पैसे दे भी दे, लेस एज्यूम कि अगर पैसे दे भी देता है, तो क्या आपको लगता है हम डिफॉल्ट से निकल जाएंगे अगर इसी तरीके से साखदार कायम रहे? देखिए, हमारी हुकूमत की थी अप्रैल 2022 में, जो मार्च 2022 का क्वार्टरली रिपोर्ट आया था उसमें इसी हुकूमत के नंबर्स हैं कि हम 6% जीडीपी ग्रोथ छोड़ के गए थे, 4.4% हम एग्रीकल्चर ग्रोथ छोड़ के गए थे। अभी आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो माइनस में जाएगी। और जो इन्होंने ट्यूबवेल्स पे जो टैक्स लगाया है, जीएसटी लगाया है, इन्होंने पेस्टिसाइड्स महंगे कर दिए हैं, रॉ मटेरियल महंगा कर दिया है, तो मुझे तो खर्चा है कि आपके एग्रीकल्चर सेक्टर की भी ग्रोथ नेगेटिव में चली जाएगी। बात यह है कि आईएमएफ को चाहिए सर्टेनिटी, आईएमएफ को चाहिए लॉन्ग टर्म प्लान, और ये आईएमएफ को कोई प्लान नहीं दे रहे। ये आर्टिफिशियल तरीके से आज भी डॉलर मैनेज कर रहे हैं, या आर्टिफिशियल तरीके से आज भी जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की पॉलिसी है उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं। आईएमएफ की हर कंडीशन हम मान रहे हैं, फिर भी आईएमएफ आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आईएमएफ को भरोसा नहीं है। आईएमएफ क्लैरिटी मांग रहा है। पाकिस्तान चाइना की जो डेट है, जो $20 बिलियन का जो हमारा कमर्शियल लोन है चाइना से, उस पर वो क्लैरिटी मांग रहा है कि उस पर आपका क्या है। तो और मैं आपको एक और भी इम्पोर्टेंट बात मैं पूछना चाहता हूँ कि रियल इफेक्टिव रेट का भी फरमाइए भी करेंगे तो आपको, क्योंकि आपका बजट। बिलाल साहब ये बताइए कि रियल इफेक्टिव, एक है रियल इफेक्टिव रेट, रियल इफेक्टिव रेट को भी इन्होंने जो है वो साइड पे लगा दिए। हैरान कुन बात यह है कि चाइना ने जो 1.3 बिलियन जो है वो पिछली दफा रिजर्व के लिए दिया था, और उनका एक चैनल है, एक मैकेनिज्म है, वो पैसे जो देते हैं वो रिजर्व के लिए वो दोबारा से वापस लेते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि वो दिया हुआ पैसा इन्होंने वापस लिया, अब दोबारा से जब उन्होंने दिया तो 500 मिलियन अभी रिलीज हुआ है, और 10 दिन के अंदर जो है वो बाकी पैसा रिलीज होगा। यानी ये पुराना पैसा है जिसके अंदर नई इनपुट कोई नहीं है, और किसी वही पुराने रिजर्व्स हैं, और उसको वो इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने चाइना ने कोई नई अमाउंट पे की है। तो ये किस तरीके से आवाम को बेवकूफ बनाते रहेंगे? और साथ ये भी बताइएगा कि कैसर अहमद शेख ने कहा है कि अब तो मिफ्ता तो कह ही चुके थे कि साखदार कंप्लीट फ्लॉप आदमी और अंदर की सारी कहानियां बता दी थी। अब कैसर अहमद शेख ने भी कह दिया कि मुझे बना दे, मैं अपने आप को पेश करता हूं और मैं आपकी मईशत को बेहतर कर दूंगा। ये मुस्लिम लीग नून की आवाजें हैं सर। कैसर अहमद शेख जो है ना वो रिनाउंड बिजनेसमैन है चिनियोट से, ठीक है। तो मैं तो कहता हूं कि ये साखदार फौरन इस्तीफा दे दें, क्योंकि इन्होंने 10 महीने में इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, और ये पहली मर्तबा नहीं, इन्होंने 98 में भी किया था, 2013 में भी किया था, और आज फिर कर रहे हैं। तो साखदार को तो फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। इनफ इज इनफ। दूसरी बात जो आपने बात की चाइना की, चाइना का $1.3 बिलियन रोल ओवर हुआ है, जिसमें से $500 मिलियन हमें वापस आए। देखिए, चाइना, आईएमएफ और जितने मल्टीलैटरल डोनर्स हैं वो सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि आईएमएफ हमें पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा। आईएमएफ हमें अगर पैसे देता है तो फिर हमें फ्रेंडली कंट्री से उम्मीद है कि पैसे हमें आ जाएंगे, लेकिन वो अभी तक भी हमें कोई फ्रेंडली कंट्री से कोई पैसा नहीं आया। बात ये नहीं है कि $2-4 बिलियन की, अगले 12-15 महीने में हमें $35 बिलियन की डेट रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। उसका एक प्लान हमें आईएमएफ को देना, और क्योंकि इनको इकोनॉमी से लेना देना नहीं है, इनको तो सिर्फ ये है कि इमरान खान के ऊपर केसेस बनाओ, इमरान खान के ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करो। अच्छा सर, ये जो अभी ताजरों की मुलाकात हुई है फौजी क़यादत से, माजी में भी वैसे इस तरह से होती रही है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो मौजूदा हालात आपके भी सामने, इसमें हुकूमत की जानिब से ये सारे मामलात होने चाहिए थे, लेकिन फौजी क़यादत आगे बढ़ के देख रही है। तो लगता है कि फौजी क़यादत में भी मुल्क की मुआशी हालात को लेकर तशवीश पाई जा रही है, और डार साहब की पॉलिसीज पर ताजरान को कोई एतबार नहीं है। ये डार साहब की कोई पॉलिसी नहीं थी, इसीलिए आपने देखा कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाना पड़ा, बिजनेसमैन को, 10 बिजनेसमैन गया और उन्होंने शिकायतें की। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक प्लान नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि जो फाइनेंस टीम है इस पीडीएम की हुकूमत की, वो उनके पास कोई विजन नहीं है, प्लान नहीं है। और आज बिलावल भुट्टो जो पीडीएम की हुकूमत के सबसे बड़ा एलाय, उन्होंने भी है ना रिजर्वेशन शो कर दी हैं कि जो इकोनॉमिक हालात हैं। पहले तो मैं बिलावल साहब को ये मशवरा दूंगा कि वो पाकिस्तान में है, उन्होंने अमेरिका को अपना दूसरा घर बना दिया है, जब देखें वो अमेरिका चले जाते हैं। और ये इनके खुद का आज इन्होंने इनका स्टेटमेंट है, इन्होंने इंटरव्यू दिया है कि हमें सीरियस रिजर्वेशन है इकोनॉमिक हालात में।
बिलाल गफ्फार पॉइंट आ गया रहनुमा तहरीक इंसाफ बिलाल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिद हसन साहब जो कि माहिर मुआशियात हैं। सर वेलकम कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया आपका। सर एक तो IMF की तमाम शराइत मानी जा रही, कड़ी से कड़ी शराइत मानी जा रही, लेकिन उसके बावजूद आप भी देख रहे हैं कि स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो पाया। अभी हाल ही में बिजली सारिफ पर जो ₹3.39 फी यूनिट का इजाफी सरचार्ज लगाया गया है हुकूमत की जानिब से, क्या कहेंगे? देखिए, पहले मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बता दूं और मीडिया को भी ये बात समझनी होगी कि जो कुछ ये हो रहा है, ज़िमनी बजट आया, बिजली के नर्ख बढ़ाए गए, गैस के नर्ख बढ़ाए गए, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए गए और डिस्काउंट रेट बढ़ाया गया, ये सब IMF की शराइत नहीं है। इसमें किसी पाकिस्तानी को शुबा नहीं होना चाहिए कि ये IMF की शराइत है। पहले तो हम ये बात ज़हन से निकाल दें। हो ये रहा है कि अमेरिका जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर का बयान आप पढ़ लें, पाकिस्तान में भी आया, सारी दुनिया में आया। उन्होंने ये कहा कि हमने हुकूमत पाकिस्तान से ये कहा था कि आप लोगों की आमदनी पे टैक्स लगाएं, जो लोग टैक्स दे सकते हैं, जिनकी आमदनी ज्यादा है, उन पर टैक्स लगाएं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने और IMF ने ये तय किया कि हम अशिया पे लगाएंगे, जनरल सेल्स टैक्स लगाएंगे। और आपने देखा कि उन्होंने GST 17 से 18 दिया। तो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर तो ये बयान रिकॉर्ड पर है ना कि हमने तो कहा था इनकम टैक्स लगाए मालदार लोगों पर। वो पाकिस्तान कोई हुकूमत लगाने के लिए तैयार नहीं है। सर गरीब आवाम के लिए इकदाम तो IMF ने नहीं करने, हुकूमत ने करने। अब जो 25,000 30,000 वाले वो किस तरह से सरवाइव करेंगे? महंगाई 42% तक पहुंच चुकी है हफ्तावार। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहले हमारा जो मीडिया है वो आवाम को ये बताए तो सही कि जो है ये IMF की शराइत नहीं है। हमारे जो सियासतदान हैं, जो अपोजिशन में है, जो हुकूमत को गालियां देते हैं, वो ये कहते हैं कि जी IMF ने पाकिस्तान चल दिया। हालांकि ऐसा नहीं है। तो तीनों पार्टियों का गठजोड़ है। वो गठजोड़ ये है कि मालदार लोगों से टैक्स न लिया जाए, आवाम पर टैक्स लगाया जाए। ये हमारी सियासी पार्टियों का, हमारे इदारों का, हमारे स्टेट बैंक का, हमारे FBR का, इन सब का गठजोड़ है। तो आवाम के ऊपर ये बोझ डाला जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई जी। मैं इसके जो FBR के ऊपर भी बात की है और IMF ने भी FBR से बात की है और उन्होंने कहा है कि जो लेवल्स हैं इनको आइडेंटिफाई करें। सर ये बताइएगा कि एक्सपोर्ट सेक्टर और किसानों के लिए जो सब्सिडीज खत्म करने का ऐलान किया है और इसके अंदर तकरीबन जो है वो अगर बिजली बढ़ाते हैं तो 65 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी किसानों के ऊपर। इसी तरीके से आपकी एग्रीकल्चर जो है वो स्नैप हो जाएगी। ये सारी की सारी जो है वो कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि ये IMF है, और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, एग्री टू यू कि ये IMF की तरफ से ये वाली बातें नहीं है कि आप जो है वो टारगेटेड सब्सिडीज भी चंद सेक्टर्स को ना दें। फरमाइएगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको दूसरी बात बता दूं। हुकूमत जब ये कहती है कि IMF की शराइत हैं, लेकिन मुख्तलिफ बयानात को अगर आप गौर से पढ़ें तो कभी न कभी उनके मुंह से निकल गया है। इसहाक डार साहब ने ये कहा कि हम बिजली के नर्ख इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारे यहाँ लाइन लॉसेस होते हैं, हमारे जो है ना बिजली चोरी होती है, हमारे लोग बिजली के बिल अदा नहीं करते। अच्छा सर ये बताइए कि अब दूसरी बात ये जो है, आपने सुना होगा, मैंने अब सारी चीजें अब आपके सामने है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी जो पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा जो है वो काफी अरसे से चीख रही है, पिछले 3.5 अरसे से भी चीखती रही, और ओगरा के जो है वो परफॉर्मेंस आपके सामने है। और फिर यकदम ये 12 से 13 रुपए बिजली बढ़ा देते हैं, किसानों पर बढ़ा देते हैं, सब्सिडी बढ़ा देते हैं, कभी टारगेट सब्सिडी का नाम लिया जा रहा है, और फिर यहाँ इंटरनल मामला कुछ और है, FBR की टैक्स कलेक्शन कुछ और है, और जो सारी चीजें जो एंड ऑफ द डे डाल दी जाती है IMF पे। IMF ने सिर्फ पिछला कर्जा सिर्फ देना है 1.19, और जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है वो $7 बिलियन है, और टोटल आपका जो हजम है वो $30 बिलियन आपको मुल्क चलाने के लिए चाहिए। इसमें IMF कहाँ है और हुकूमत की जो है वो नीचे के करतूत कहाँ पे चल रहे हैं? ये भी बताइए कि कैसर अहमद शेख ने और मिफ्ता इस्माइल ने भी कह दिया, जो नून लीग के थे, कि इनसे अब हुकूमत नहीं चल रही इसहाक डार साहब के ऊपर। अगर आप कमेंट करना चाहें सर। देखिए, अब मैं ये चाहता हूँ ना कि हम इस सियासी गंद से बाहर निकल आए। अगर मिफ्ता इस्माइल को कोई तकलीफ है तो वो पार्टी में बैठ के बात करें। सवाल ये पैदा होता है कि जब मिफ्ता इस्माइल थे तो क्या उन्होंने IMF के साथ जो मामला तय किए थे उन्होंने उसको नहीं तोड़ा था? क्या मिफ्ता इस्माइल ने 10 जून को जो बजट पेश किया था, जिसको पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, वो IMF के साथ तयशुदा मामला की खिलाफ वर्जी नहीं था? तो उन्होंने सबने मिलकर तोड़ा है। ये जो आपस में सियासत कर रहे हैं इसको हम डिस्कस करें। मेरा तो मसला ये है। अभी तो आप देखें कि एक PMLN के एक आदमी ने कहा है कि आप डार साहब को हटा के मुझे लगा दें, मैं वजीर खजाना बन जाऊंगा। तो अगर आपने ये कैसर अहमद शेख ने कहा सर, जी
हेलो, जी कैसर अहमद शेख हैं वो सर, वो कहते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे कंटेनर हैं, मेरे वो जो भी एलसीज वहां पे कहते रुके हैं, हुए तो हैं, पार्टी में एलसीसी बैठ की के प्राइस कहना, ये बढ़ी मतलब हुई ये है, डॉलर जो कैप है वो खराब की हुई है, इंटरबैंक में मार्केट का रेट चेंज है। नहीं नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि वो तो स्टेट बैंक का है, तो उसका तो ताल्लुक हुकूमत से है ही नहीं। डॉलर के जो हुआ है उसमें तो स्टेट बैंक ने डार साहब के साथ मिलकर गठजोड़ करके किया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक आदमी ये कहता है कि मुझे लगा दिया जाए, तो वो पार्टी में बैठ के बात करे। ये आप अवाम में जाके ये बात करने से क्या हासिल करना चाह रहे हैं? मेरा कहना ये था कि आप समझें, हमारा जो मसला आ गया है, मीडिया का भी यही मसला है कि अवाम को ये बताया जाए कि भारत में महंगाई जो है वो 7% है और बांग्लादेश में 9% है। लेकिन भारत बांग्लादेश का जो वो है ग्रोथ रेट हमसे दुगना है, तो या 3 गुना है। तो भारत और बांग्लादेश का ग्रोथ रेट, अच्छा सर, क्योंकि भारत की आपने बात की, अगर मुझे इजाजत दें तो आपको 1991 याद होगा सर, 6 बिलियन डॉलर से कम रिजर्व रह गए थे 1991 में, और फिर उसके बाद उनके फौरी उसी वही साल के अंदर 600 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा तजावज कर गए। सर ये माशी पॉलिसी और मईशत दानों के तो शदीद खिलाफ हैं ये नून लीग वाले। रोहेल अहमद साहब ने ये कहा था कि बल्कि उनमें से कई लोगों का नाम भी लिया मईशत दानों का, कि ये लोग सूटेड बूटेड होकर आ जाते हैं और हमारे ऊपर खिलाफ बातें करते हैं। सर इनसे जब मईशत नहीं संभलती, IMF नहीं संभलता, डोनर एजेंसीज नहीं संभलती, लेंडर एजेंसीज नहीं समझती, एग्रीकल्चर नहीं समझता, तो ये हमें पॉइंट आउट मईशत दानों को क्यों करते हैं सर? नहीं, देखिए ये बात तो जो आप कर रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आती। मैं शुरू से आपको ये कह रहा हूँ कि IMF के साथ इनका गठजोड़ है। अब आप बार बार एक बात दोहरा रहे हैं, IMF से ये समझते नहीं है कि दोनों अंदर से मिले हुए तमाम पार्टियां, तीनों पार्टियां मिली हैं। आप ये बताइए कि अभी जो पार्टी इंतखाबात का शोर डाल रही है, तहरीक इंसाफ, उसने एक लफ्ज भी कहा कि जी आप ये इस्लाहात करें? एक लफ्ज भी कहा तो मुझे बता दीजिए। अब ये कब हम समझेंगे कि गठजोड़ है पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ? इसमें क्या इनके बयानात देने का कोई मकसद नहीं है? क्या जो इस्लाहात चाहिए वो पाकिस्तान की तीनों पार्टी में से कोई ये करने के लिए तैयार है? जवाब है नहीं। फौजी हुकूमत करने के लिए तैयार है? जवाब है नहीं। तो फिर ये तो बेमानी हो गई ना, इसलिए कि कोई तैयार नहीं है। अवाम। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूँ, मुझे बताइए कि सर अगर 1, 2, 3 में अगर मैं कहूँ तो किस तरीके से फौरी 3 मेजर स्टेप ले लिए जाएं इसी महीने के अंदर, तो हम जो है वो मेजर जो है वो स्लोप से निकल आएंगे सर? जी तीनों की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक बताऊंगा, वो बहुत काफी है। पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी जो फैसला दिया है इंतखाबात कराने का 184(3), ये उनका इख्तियार नहीं था, ये गैर आईनी फैसला है उनका। उनको ये चाहिए था कि इसी के साथ एक फैसला और भी दे देते और वो होता पब्लिक इंटरेस्ट 184(3). वो ये कहना उनको चाहिए था, जब इलेक्शन लड़ते हैं जो पार्टी कामयाब होती है वो कभी भी अपने इंतखाबी मंशूर पर अमल नहीं करती, तो फिर कौन सी जमहूरियत है और कौन सा इलेक्शन है? ये बात है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए था। वेरी ट्रू। आप जुमला पूरा कर लेने दीजिए। अगर उन्होंने नहीं कहा तो अब आप जो है कौमी सलामती कमेटी जो है वो बैठे, तमाम पार्टियों को बुलाए, खासतौर से तहरीक इंसाफ को भी बुलाए, और उनसे ये कहा जाए कि जो टैक्सों के लिए आपके मुत्तफिका तीनों पार्टियों के, उस पर आप हलफनामे पर दस्तखत करके कानून साजी कर लें। यानी इलेक्शन से पहले अगर ये कानून साजी नहीं की कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे और मईशत भी बनाया जाएगा, काले धन को सफेद होने से रोका जाएगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) को मंसूख किया जाएगा, इसकी कानून साजी और हलफनामा अगर पहले नहीं किया तो इंतखाबात के बाद एक और जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहरान आएगा। तो ये एक काम सिर्फ कर लें कि ये फैसला करके कानून साजी करें, इलेक्शन उसके बाद वक्त पर ही हो, लेकिन उससे पहले ये कानून साजी नहीं किया तो फिर ये खुदकशी होगी। डॉक्टर शाहिद हसन माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इसी के साथ ही मुझे डॉक्टर साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा।